नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। 11:40 है और स्टॉक में ट्रेड करना है, ना कि इंडेक्स में ट्रेड करना है। और आज फाइनली मैं आपको कुछ बताने वाला हूं नहीं डीप में नॉलेज। हम सिर्फ ये समझेंगे कि ट्रेड करने के लिए मेथड स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें स्टॉक को सिलेक्ट करना है। तो कोई भी स्टॉक में जब आप ट्रेड, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो तो आपका पहला स्टेप होता है कि स्टॉक को 1 डे या 1 वीक टाइम फ्रेम में लगा के, मैं तो कहता हूँ 1 डे सबसे बेटर रहता है, जिससे आपको एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का पता चल जाता है कि मार्केट ऐसा तो नहीं है कोई चैनल में फंसा है। जैसे अभी देखो मार्केट क्या है, एक रेजिस्टेंस पे आ गया है। अब इसको ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट आएगा। तो सेम सिचुएशन है, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली जैसे मैंने बोला कि ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट कुछ भी होता है, लेकिन जब हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो हमें ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में लगाने की जरूरत नहीं होती। बस हमें स्ट्रेंथ और सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यानी स्ट्रेंथ की वो स्टॉक कितना बुलिश जा सकता है, कितना बेरिश जा सकता है। अब बात करते हैं कि हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए 200 प्लस स्टॉक हैं। 200 प्लस स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड है, एक तरफा है, जिसमें स्ट्रेंथ है, जिसमें अच्छा डाटा है। तो अच्छा डाटा का मतलब क्या होना चाहिए कि सपोर्ट मजबूत हो, सेलर और बायर की स्ट्रेंथ हो। देखो मैं स्टॉक में क्या करना चाहता हूं कि आप में से 200 प्लस स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड और एक तरफा हो। एक तरफा का मीन्स का मतलब क्या हुआ? देखो एक तरफा का मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक एक साइड भागता ही रहे, क्योंकि मार्केट में हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखना है और दोनों हिसाब से व्यू बनाना है। देखो मान के चलो आपने एक स्टॉक को बुलिश ट्रेड बनाया और आपकी एंट्री सपोर्ट पे हुई, तो मैं यही चाहूंगा कि भी सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हैं तो हो सकता है या तो कंसोलिडेशन करें या तो टारगेट दे, दोनों में से एक चीज हो। लेकिन इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे ना जाए। अगर इस पे मैं ट्रेड ले रहा हूं मीन 3000 के आसपास, 30,000 के आसपास, तो 30,000 पे अगर नेगेटिव जाए तो 30,000 पे ही कंसोलिडेशन करे और या तो टारगेट, यानी 80% चांसेस है टारगेट देगा और 20% चांसेस है ये कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। जब आपका स्टॉक में ट्रेड करोगे, जब ऐसे सिचुएशन में आपको पता रहेगा कि यार ये तो या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा, तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्फिडेंस आपका अपने आप इतना बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लॉस नहीं होगा। जब आपको पता हो गया कि या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा या तो टारगेट देगा, तो उसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं रहती, ज्यादातर सर आपका ट्रेड सही जाता है। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है? देखो सबसे पहले हमें जानना है कि ऑप्शन चेन की जो डाटा है, जैसे कि ये ऑप्शन चेन का डाटा है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि नहीं, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ, सपोर्ट, अभी सब चीजें अगर आप पिछली वीडियो देख लेंगे ना तो ज्यादा डीप में होगा। एक बार अगर आप इसको देखने के बाद प्रीवियस वीडियो देखते तो उसमें मैंने और अच्छे से बताया, एक्सप्लेन किया है कि ओआई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीजें। तो मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड की क्योंकि आपको डाटा रीड करना तो आता है, तो लेकिन 200 प्लस स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो। तो सबका डाटा जानना जरूरी, मींस अगर आपको 4 से 5 व्यक्ति में से एक का जानना है कि सबसे अच्छी स्किल किस में, तो एक को जानने के लिए तो 4 को जानना पड़ेगा ही, कि तभी आप जज कर सकते हो कि ये सबसे बेस्ट है। तो सिंपली यहाँ के लिए मैंने आपको ऑप्शन सीट्स में सेक्टर एनालिसिस ये सारी चीजें दी है, क्योंकि इसमें आपको पूरा डाटा मिल जाता है कि सीपीआर, पीसीआर, वॉल्यूम चेकर। मैं आपको अभी आगे चल के बता भी रहा हूँ कि वॉल्यूम चेकर, सीपीआर, पीसीआर यूज कैसे करना है। तो अगर हम देखें ऑटो सेक्टर या कंज्यूमर डावर, तो कंज्यूमर डावर 0.62% चला है, ऑटो 0.43। मतलब अगर आप देखोगे तो ना स्टॉक ना सेक्टर बहुत ज्यादा बुलिश है ना बहुत ज्यादा बेरिश है। देखो कोई भी 1% तक नहीं चला। 62, 43, 35, 33, 28, 15 एंड 0.7 सब ऐसे ही बिहेव किए हैं, कोई खास ज्यादा मूवमेंट आया नहीं है। तो क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में? क्या हम एक ही तरफा ट्रेड अभी ले सकते हैं? तो हमने ये देखा कि ना बहुत ज्यादा बुलिश है ना बहुत ज्यादा बेरिश है। तो अगर सबसे पहले वॉल्यूम चेकर में लगाओ। अब हमें स्टॉक में ट्रेड करना। देखिए जब आप कोई भी स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक पीसीआर और एक सीपीआर। ठीक है, पीसीआर होता है, पीसीआर, और पीसीआर का वर्ड आपने बहुत सुना होगा, कॉमन वर्ड है, और एक होता है हमारा सीपीआर। लेकिन सीपीआर का वर्ड बहुत कम सुना होगा क्योंकि मेरे पर्सनल वर्ड्स है। तो पीसीआर हमें यह बताता है कि मार्केट में कितना ज्यादा सपोर्ट मजबूत है, कितना ज्यादा रेजिस्टेंस, और सीपीआर ये बताता है कि ऊपर जाने के लिए कितनी स्ट्रेंथ है स्टॉक में और नीचे जाने के लिए कितनी स्ट्रेंथ है। मतलब स्ट्रेंथ हमारा ये बताता है एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट ये बताता है, राइट। तो पीसीआर और सीपीआर से ही मार्केट चलता है। पीसीआर सपोर्ट क्यों बनाता है, सीपीआर स्ट्रेंथ क्यों बताता है, ये समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस, प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो सबसे पहले यही चीजें देखिए, ये पीसीआर हो गया, अब आपको पता है पीसीआर क्या बताता है, ये हो गया सीपीआर, ये आपको पता है कि स्ट्रेंथ क्या बताता है। तो किसी भी स्टॉक में जब आप ट्रेड करो तो या तो उसका सपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो और या तो उसमें बहुत स्ट्रेंथ हो, तो वो स्टॉक क्या करेगा, या उसके टारगेट देने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और बाई चांस अगर टारगेट नहीं दिया, डाटा रिवर्स हो गया, तो वो ज्यादा से ज्यादा इसी पे कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। क्यों?
क्योंकि मान के चलो अगर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और ये स्टॉक ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन अब कुछ वजह से वो डाटा चेंज हो गया, तो क्या होगा, वो नीचे भी नहीं जाएगा, वो कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होगा, तोड़ने में उसको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। और अगर सपोर्ट मजबूत नहीं है मान के चलो, और मार्केट में आपको क्या हो गया, स्ट्रेंथ जो है भले बुलिश है लेकिन सपोर्ट कमजोर हो गया, पीछे गिरने लगा, तो स्टॉक की स्ट्रेंथ ही इतनी ज्यादा बुलिश है कि उस स्टॉक को बायर और सेलर चाह के भी नीचे नहीं ले जा सकते, बस इसी पे कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसे ही करेगा, और ज्यादा ज्यादा चलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें ट्रेड करना है किसी में डिविस लैब हो गया, या तो देखो ना कोई स्टॉक कुछ खास चल रहा है, टोरेंट पावर एक है 3.43 का एबव का स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, 1% मात्र आए हैं। और मैंने आपको फिर ओआई लाइनर बताया है कि ओआई लाइनर में आपको कैसे चेंजेस डाटा देखने हैं, और 940 के बाद का डाटा ही देखना है। तो 940 के बाद देखोगे तो काफी ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, कोई खास डाटा है नहीं। टोरेंट पावर भी एक ये है इटर्नल है, लेकिन इसमें 3439 का स्टॉक है, कोई खास स्टॉक चले नहीं है, क्योंकि किसी में देखो वॉल्यूम सब में घट रहा है, वॉल्यूम ये देखो, ये पीसीआर ये सीपीआर ये वॉल्यूम चेक कर, क्योंकि मैंने आपको क्लासेस में एक चीज बताया कि हमेशा 940 के बाद का ही डाटा देखना चाहिए। आज के डेट में सबसे ज्यादा जो टॉप गेनर है वो है डेविस लैब, जो कि मात्र 2.63% चला है, ओवरऑल चेंजेस में 3% के आसपास चला है। बाकी अगर आप देखोगे तो कुछ खास है नहीं डेविस लैब भी। एक ये है कैनरा बैंक, लेकिन मात्र 125 का स्टॉक है। पॉलिसी बाजार में सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक बार हम ओआई लाइनर पे भी देखते हैं, क्या स्ट्रेंथ तो कोई खास है नहीं, सपोर्ट अच्छा स्ट्रांग है पॉलिसी बाजार में, इसका कुछ वजह से डाटा चेंजेस नहीं हो रहा है। पॉलिसी बाजार ओके, $10,200 कोई खास है नहीं वैसे पॉलिसी बाजार में, स्ट्रेंथ नहीं सपोर्ट तो बहुत है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको ये कंसोलिडेशन लग रहा है, क्योंकि इसके बाद स्ट्रेंथ इसमें आ ही नहीं रही है। और कोई खास स्टॉक एक इंटरनल जैसे मैंने आपको बताया, अशोक हो गया है, कुछ खास प्रीमियम है नहीं। इचर मोटर है एक, इचर मोटर में अच्छा स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे, बस उसमें चेंजेस डाटा हो। इचर मोटर में स्ट्रेंथ भी है, सपोर्ट भी स्ट्रांग है इचर मोटर में, तो इचर मोटर में पीसीआर भी अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर आप देखोगे तो मैंने हमको हमेशा बोला ना कि 940 के बाद का डाटा देखिए, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस डाटा में भी आपको यहाँ पे पीसीआर चेकर में भी आराम से बता देते हैं 12% बायर 940 के बाद आए हैं, और सेलर भी आए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बायर भी ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। तो एक बार देखने में क्या जाता है इचर मोटर, तो एक बार हम ऑप्शन चैन में देखते हैं इचर ओके। कॉन्ट्रैक्ट पूरा ग्रीन है इचर मोटर में, देख रहे हो आप, और 2900 एंड 7400, तो 3 एबव की स्ट्रेंथ है, आपको यहाँ पे ही दिख गई होगी ये 1 इचर मोटर्स, एंड 2 एबव है 2.52 और 7.8 का पीसीआर है, अच्छा खासा डाटा बढ़ा है। तो एक बार इसको चार्ट पे लगाते हैं इचर मोटर, तो 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। देखो कंसोलिडेशन करा लेकिन स्ट्रेंथ है, तो एक स्टॉक तो हमें मिला है बहुत देर बाद। तो अगर हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें कि हॉरिजॉन्टल जोन हम इस पर क्या ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो था ना पहले प्रीवियस हॉरिजॉन्टल जोन, ये ही बेस्ट था, या तो फिर ये भी ले सकते हो। मुझे लगता है सबसे बेस्ट ना ये हॉरिजॉन्टल जोन सबसे बेस्ट, इससे स्ट्रांग कुछ हो ही नहीं सकता। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आएगा तो हॉरिजॉन्टल जोन तो ये हो गया। अब इसकी बात करेंगे नेक लाइन का, इतना बड़ा प्रीमियम है तो इसको फिर नेक लाइन ही ले लेंगे, ये एग्जैक्टली ये हो गया हमारा नेक लाइन। अब बात कर लेते हैं गैन कैलकुलेटर की, गैन कैलकुलेटर ओके। तो गैन कैलकुलेटर में हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस डालेंगे वो डालेंगे 6944 का, नहीं 6944 नहीं, हम प्रेजेंट एक बार 6944 डाल के चेक करते हैं। 6944 कैलकुलेट करेंगे तो गैन के कहने कि 51 पे जाके बाय करेंगे तो 59 का टारगेट लेना है, और 59 तो ऑलरेडी आ गया है, तो हम 59 का ही बाइंग प्राइस 67 का ही डालते हैं, एक 67 का डालते हैं, सॉरी 44 की दर पे हम 67 डालते हैं। एक बार देखते हैं, क्योंकि 68 का अगर उसका फर्स्ट टारगेट है तो फिर 68 पे ही बाइंग भी बोलेगा, नेक्स्ट 67 पे, तो 72 पे जाएगा बाई करके 89 का टारगेट, और 72 पे तो ऑलरेडी ये जा चुका है। मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए, इस पर ट्रेड लेता हूँ। ये स्टॉक में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है
और सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कंसोलेशन कर सकता है अगर बाई चांस वो नहीं गया तो वेट करते हैं इस पर। सो फाइनली मैंने मात्र 40 क्वांटिटी बाई कर 55,756 रुपये का फंड लगा है। 40 क्वांटिटी सुनने बहुत छोटा लग रहा है लेकिन बड़ा प्रीमियम है, तो 40 क्वांटिटी में 55,000 लगे। अब बात कर लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम में इसके टारगेट की। टारगेट थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट जो हमारा है 985 का ही मात्रा आ रही है। कम से कम अगर इसको ब्रेक करेगा ना तो कम से कम ये 96 का टारगेट, 30 पॉइंट का तो ईजिली से ये टारगेट तो लेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। छोटा सा छोटा टारगेट है ये तो वेट करते हैं। टारगेट पॉइंट मेरा ये है, इंतजार करते हैं। बहुत कितना ईजिली से हमने स्टॉक को चूज किया। सो फाइनली पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ जो भी मिल रहा है, क्योंकि टारगेट 98 तक गया था और वही टारगेट था हमारा, और मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया, थोड़ा सा नीचे चला आया है, तो भी मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ यहाँ पे। लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली थोड़ी सी गलती हो गई, टारगेट हिट किया बट थोड़ा सा ही 1-2 पॉइंट, और पोजीशन तो इतने में स्क्वायर ऑफ कर ही देना चाहिए बट मैंने कर नहीं पाया, और नीचे एग्जिट किया एग्जैक्टली 86.77 के आसपास। अभी 85 चल रहा है, तो पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ। सो फाइनली टारगेट हिट किया था लेकिन पोजीशन मैंने पहले स्क्वायर ऑफ कर दिया था। अब एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जो हमने ट्रेड लिया उसका कितना परफेक्टली टारगेट मैंने रखा। जो मैंने टारगेट रखा वो कैसे रखा था याद होगा आपको। वन डे टाइम फ्रेम का मैंने टारगेट चूज किया था, गैन कैलकुलेटर के हिसाब से नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3000 के जब ऊपर वाले स्टॉक होते हैं तो उसमें गैन कैलकुलेटर उतना अच्छा वर्क करता नहीं है। बाकी ये टारगेट वही हिट करके आए वन डे टाइम फ्रेम। मैंने आपको क्लासेस में 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बताया वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट कैसे लेना है, और हॉरिजॉन्टल जोन, नेक लाइन, प्लस मेन चीज तो जो हमारा ऑप्शन चैनल का डाटा ये तो है ही है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, यानी स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, IPO और विद सर्टिफिकेट। तो आप जुड़ सकते हैं इस क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।